प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। कहा, श्री अन्न का बाजार बढ़ने से 2.5 करोड़ छोटे किसानों की बढ़ेगी आय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। 377 करोड़ रुपए की लागत से बनी है भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिका और यूरोप में गहराते बैंकिंग संकट के बीच स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस की बैंक क्रेडिट स्विस को खरीदने की तैयारी। वहीं पैसिफिक वेस्टर्न बैंक में लोगों ने बड़े पैमाने पर शुरू की पैसे की निकासी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से मिली राहत। आतंकवाद के जुड़े 8 मामलों और एक दीवानी मामले में हिफाजती जमानत मिली। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता के भारतीय जोड़ी गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली सेमीफाइनल में पेश करेंगी अपनी चुनौती। कोरिया की बैक हाना और ली सो से होगा मुकाबला। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय डाक के 5 रुपए के मूल्य के इस डाक टिकट में श्री अन्न की अलग अलग किस्मों को दर्शाया गया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 का आधिकारिक सिक्का भी जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर श्री अन्न अ हॉलिस्टिक ओवरव्यू स्टैंडर्ड्स और मिलेट्स का भी लोकार्पण किया। साथ ही साथ इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान में श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि श्री अन्न का बाजार बढ़ने से 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अन्न भारत की जीवन शैली का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सम्मेलन में भाग ले रहे देशों से श्री अन्न की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए स्थायी कार्यप्रणाली स्थापित करने का आग्रह भी किया। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा,
रागी, सामा, कांगनी, चीना, कौंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य संकट का सामना कर रही दुनिया के लिए श्री अन्न एक बहुत बड़ी सौगात की तरह है। आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है, जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें से पाइपलाइन के बांग्लादेश में निर्मित हिस्से पर लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसे अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार ने वहन किया है। पाइपलाइन में प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाने की क्षमता है। ये शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे के तहत आज सुबह कन्याकुमारी का दौरा किया। तिरुवनंतपुरम से वो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तटीय शहर कन्याकुमारी पहुंची। बाद में वो एक नाव में विवेकानंद मेमोरियल रॉक बीच समुद्र में गई, जहां वो कुछ देर के लिए ध्यान पर बैठी। उन्होंने संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट की मूर्ति का भी दूर से दर्शन किया, जो एक चट्टान पर खड़ी है। बाद में उन्होंने किनारे पर स्थित विवेकानंद केंद्र का दौरा किया और महाकाव्य रामायण को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। वहां भारत माता मंदिर में प्रार्थना भी की। और आपको बता दें, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर केरल के एक दिन के दौरे पर आज कोच्चि पहुंचे। कोच्चि पहुंचकर उन्होंने नेदुम्बसेरी में मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह के समापन सत्र में भाग लिया। देश की मीडिया में मातृभूमि की भूमिका को बताते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर देश में कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ मातृभूमि ने पत्रकारिता में एक शानदार सफर तय करते हुए भी मीडिया के सभी सिद्धांतों का आज तक पालन किया है। MP Virendra Kumar ji efforts
to uphold India's democratic ethos during the emergency. Friends, Matrbhumi was started to strengthen India's freedom struggle and was among the brightest stars which led the unifying light against the colonial rule. Matrbhumi was born is also remembered for his works in Young India, Navjeevan and Harijan. Prabuddha Bharat was associated with Swami Vivekananda. Lokmanya Tilak nurtured Kesari and Maharatha. Gopala Krishna Gokhale was associated with Hitawada, and the list is endless. तो लोकतंत्र और देश निर्माण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे संविधान में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन इस आजादी के साथ ही हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी की भी आजादी का असर देश की संप्रभुता पर और लोकतंत्र पर नहीं पड़ना चाहिए। The Indian media, which understands the ground reality, will have to play a crucial role. So I would also like to take this opportunity to request the media fraternity to remain cautious and desist from giving its space intentionally or unintentionally to such voices and narratives that have the potential to threaten the integrity of India. This country has a rich tradition that is carried forward through the mediums of debates and discussions, and that is how we are known as the mother of democracy. The way our journalist colleagues worked like karma yogis in the interest of the nation during the COVID-19 pandemic, it wasn't an easy time to work. When most of us were locked inside the houses, they were on the field reporting and sending us the news. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय डेयरी संघ की ओर से गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र के विकास में भारतीय डेयरी संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डेयरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहां पर एक प्रयास हुआ है। गृह मंत्री इसके अलावा आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं गांधीनगर सिविल अस्पताल में मुफ्त भोजन अभियान की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ वो वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले पर दिल्ली बीजेपी ने आज बंगाली मार्केट में डोर टू डोर कैंपेन चलाए। ये दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बंगाली मार्केट में केजरीवाल सरकार में हुए शराब घोटाले पर लोगों से मिलकर पर्चे बांटे। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं उनके बारे में दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों में ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ये जन जागरण अभियान है दिल्ली बीजेपी का। आज दिल्ली के सभी जो प्रमुख बाजार हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता जाकर सभी व्यापारी भाइयों को इस शराब घोटाले को तो बताएंगे ही, साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला है, डीटीसी में जो घोटाला है और जो शिक्षा में घोटाले हैं, इन सब घोटाले के बारे में बताएंगे। जिस तरह से पुरानी दिल्ली के बाजारों में कन्वर्जेंस चार्ज के नोटिस आ रहे हैं, अब एमसीडी में इनका शासन है ना, रोकना चाहिए इनको, लेकिन ये नहीं रोकेंगे क्योंकि ये लोग दिल्ली की सेवा करने नहीं, दिल्ली को लूटने आए हैं। हमारा मानना ये है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो झांकी हैं, इस केस के सरगना अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें भी जेल जाना होगा, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए।
और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मित्री गांव इलाके में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। जानकारी के अनुसार मित्री गांव इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में पुलिस को एक विशेष सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के नजदीक पहुंचते ही गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद आतंकियों की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल की तलाशी ली, लेकिन वहां पर कोई आतंकी नहीं मिला। माना जा रहा है कि आतंकी शुरुआती गोलीबारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सुरक्षा बल अभी भी आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा क्षेत्र में आज सुबह यात्रियों को लेकर जा रही एक बस पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों बिहार के रहने वाले हैं और कई मुसाफिर घायल भी हुए हैं। यह हादसा गोरीपोरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। एक अधिकारी के मुताबिक चालक के बस से नियंत्रण खो देने से यह हादसा हुआ। 3 घायलों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य की एसडीएच पंपोर में मौत हुई। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर है, उनकी पहचान नहीं हो सकी है। जम्मू कश्मीर की राज्य एजेंसी ने एक मामले में आज मध्य और दक्षिण कश्मीर के कई स्थानों पर छापा मारा। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ये छापे स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर जिलों में तलाशी ली जा रही है। एसआईए की एक टीम ने श्रीनगर में हनीफ भट्ट पुत्र गुलाम नबी निवासी बाग जोगलिंगकर रैनावाड़ी के घर की तलाशी ली। एक अन्य टीम ने अब्दुल हमीद लोन पुत्र गुलाम अहमद लोन के घर पर छापा मारा, जो वर्तमान में मदीना कॉलोनी रावलपुरा में रहता है। एक अन्य टीम ने रेभन जनापोरा निवासी सर्जन अहमद वागे उर्फ बरकती पुत्र अब्दुल रजीक वागे के घर की तलाशी ली। मोहम्मद शफी वागे पुत्र अब्दुल रजाक वागे के रेबन शोपिया के घर की भी एजेंसी द्वारा तलाशी ली जा रही है। कुलगाम में एसआईए की टीम ने काठपोरा यारीपोरा में एक आवासीय घर की तलाशी ली। उत्तर आसू और अनंतनाग थाना क्षेत्र के कुछ आवासीय घरों की भी राज्य जांच एजेंसी द्वारा तलाशी ली जा रही है। इस अधिकारी ने कहा है कि एसआईए कश्मीर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 02 के तहत तलाशी ले रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को कृषि एवं सहकारिता विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में बताया था कि सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच बने, इसके लिए काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 9 वर्ष पहले एग्री स्टार्टअप नहीं के बराबर थे। उसकी तुलना में आज भारत में 3000 से अधिक एग्री स्टार्टअप हो गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछली सरकारों में बजट पेश किए जाने के बाद उसे गांव, गरीब और किसान का बजट कहा जाता था। साल 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम था। आज ये बढ़कर 1,25,000 करोड़ से भी अधिक का हो चुका है। किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। इक्कीस 22 में दलहन के आयात पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स के आयात पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह 21-22 में खाद्य तेलों के आयात पर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुए। सिर्फ इतनी ही चीजों के आयात पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। मतलब इतना पैसा देश के बाहर चला गया। ये पैसा हमारे किसानों के पास पहुंच सकता है अगर हम इन कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएं।
मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। मोटे अनाज को अब देश ने इस बजट में श्री अन्न की पहचान दी। आज जिस तरह श्री अन्न को प्रमोट किया जा रहा है, उससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फायदा हो। इस क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप के ग्रोथ की संभावना भी बढ़ी है जो ग्लोबल मार्केट तक किसानों के पहुंच को आसान बनाएंगे। बजट में कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रावधानों की जमकर हो रही है तारीफ। हम बचपन से जो पढ़े हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री उस पे अमल करने के लिए एकदम ठान लिया है और हम लोग प्रधानमंत्री के इस कदम को बड़ी सराहनीय दृष्टि से देखते हैं। सरकार ने कृषि के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया। यदि हम विगत की बात करें तो 2014-15 में जो हमारा टोटल कृषि का बजट करीब 25,000 करोड़ होता था, वो आज की डेट में करीब 125,000 करोड़ हो गया है। तो आप ये खुद भी सोच सकते हैं कि 10 गुने से ज़्यादा जो बड़ा तो इजाफा हुआ है। इसके पीछे हमारी सरकार की मंशा यही रही है कि जो भारत का एक विशिष्ट पहलू जो हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, उसको और सशक्त बनाना है। खास करके दाल दलहन इसका जो देशांतर्गत सप्लाई है वो बढ़ाने के लिए काफी जोर दिया गया है, उन्हें उत्तेजन दिया गया है। उसी के साथ तिलहन जैसे ऑयल सीड जो हम बोल रहे हैं और खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल, इनका देशांतर्गत सप्लाई बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयास हो रहे हैं। देश के युवा अपने इनोवेशन से सरकार और किसान के बीच सूचना के सेतु बन सकते हैं। फसल के बारे में अनुमान लगाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर दिया जा रहा है जोर। मौसम में आ रहे बदलावों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी मिला है प्रोत्साहन। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में चैत्र नवरात्रि से पहले श्री माता वैष्णो देवी भवन में 5 मंजिला दुर्गा भवन का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले दिनों में और सुविधाएं बढ़ेंगी। ये भवन 18 महीने में बन के तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि भक्तों की इच्छा पूरी करना हमारा नैतिक दायित्व है और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में विशेष रूप से इस चैत्र नवरात्रि से श्रद्धालुओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन 3,000 लोग सुविधापूर्वक यहाँ रुक सकते हैं और मुझे लगता है कि इस चुनौती भरे मौसम में, चुनौती भरी टोपोग्राफी में एक 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में और करें। स्काई वॉक हमारा पूरा होने वाला है, इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफी मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने न केवल खारिज कर दिया बल्कि सख्त नाराजगी भी जताई। सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका में जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी है। और पैकवेस्ट बैंकॉर्प की एक इकाई पैसिफिक वेस्टर्न बैंक ने कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के पतन के बाद से लोगों ने इसके खातों में से तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन सोमवार से स्थिति सामान्य है और बैंक
में उचित पैसा जमा है। हालांकि लॉस एंजलिस स्थित बैंक ने निकासी के योग पर कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि वो मुख्य रूप से उसके उद्यम बैंकिंग व्यवसाय लाइन से थे। पैसिफिक वेस्टर्न बैंक ने कहा है कि उसके पास ठोस तरलता बरकरार है। शुक्रवार तक बैंक के पास 10.8 अरब डॉलर से अधिक उपलब्ध नकदी थी। और फिनलैंड जल्दी ही नाटो की सदस्यता प्राप्त कर लेगा। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने अपनी सहमति दे दी है और फिनलैंड का नाटो सदस्यता आवेदन स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि एर्दोआन की स्वीकृति के बिना फिनलैंड इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाटो देशों को सर्वसम्मति से नए सदस्यों पर सहमत होना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने तुर्की की संसद से नाटो रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए फिनलैंड के आवेदन पर मतदान करने को कहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।